देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार भाग 3। ठीक, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। ठीक, इसके अलावा मूल अधिकार कितने प्रकार के थे, तो शुरू में 7 प्रकार के दिए गए थे। ठीक, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। अब मूल अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं? 6 प्रकार के। 6 में पहला प्रकार का मूल अधिकार पढ़ेंगे, जो कि 12 से लेकर के 14 से बोला जाता है 18 तक, लेकिन यहाँ 12, 13 बी में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला मूल अधिकार है उसको कहते हैं समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार, तो जितने यहाँ अनुच्छेद हमने आपको बताया है, इन अनुच्छेदों में समानता के अधिकार की ही बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद है यहाँ उसके विषय में है और यहाँ उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, डीप में मतलब इसी के बारे में बताया गया इधर। ठीक, तो यहाँ लिखे अनुच्छेद 12 है, इसमें क्या दी गई है? परिभाषा। और इसमें बात क्या है, जैसे कि हम जानते हैं इसमें बताया गया राज्य की परिभाषा बताई गई कि राज्य क्या है। ठीक, तो देखो राज्य क्या होता है। जैसे वर्तमान समय में आप लोगों को पता है राज्य जो है ये हमारे, जैसे वैसे आप देखोगे राज्य पर हमारा देश है तो देश में बहुत सारे राज्य हैं। तो यहाँ पे राज्य किसको कही गई है कि लोकल अथॉरिटी को भी राज्य कहा गया है। जैसे ये कुछ नियम या कानून बनाएंगे और वो नियम और कानून जो है सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेंगे। जैसे समझ लेते हैं, जैसे हमारा ये सेंट्रल स्टेट ये राज्य है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक, ये लोकल गवर्नमेंट इसको भी राज्य कहेंगे। इसके अलावा बिजली विभाग इसके अलग कायदे कानून होते हैं। इसके अलावा ONGC ऑयल वाला ये सिस्टम है, इसके भी अलग कायदे कानून होते हैं। ठीक, तो इनके अलग अलग कायदे कानून है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें संविधान में राज्य जो है ऐसी कोई चीज़ जिसके अलग कायदे कानून है उनको राज्य कहा जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे एयरफोर्स अथॉरिटी है, तो एयरफोर्स अथॉरिटी के कुछ कायदे कानून या नियम होते हैं। उसमें मतलब मूल अधिकार आपको प्राप्त है, यानी आप जैसा चाहो, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं मूल अधिकार में। तो जैसे यहाँ एयरफोर्स अथॉरिटी जहाँ पे एयरपोर्ट है, यानी एयरपोर्ट मतलब जहाँ पे वायुयान लैंड करेगा, वहाँ पे उसके चारों तरफ जो है 4-5 तल्ला का घर नहीं बनवा सकते हैं, 4-5 मंजिल का घर नहीं बनवा सकते हैं। अगर बनवा दिए तो मान लो वो हमारा एरोप्लेन आ रहा है और वो देखेगा इतने ऊंचे ऊंचे घर बने हुए, समझ ही नहीं पाएगा कहाँ पे लैंड करना है उसको। ठीक है, तो यानी एक अधिकार ये उसका अपना अलग नियम होता है। एयरपोर्ट वालों का उनका अलग नियम होता है कि आप चारों तरफ जो है जहाँ पे एयरपोर्ट जहाज लैंड होगा वहाँ पे उसके चारों तरफ घर नहीं बनवा सकते हैं। जैसे बिजली विभाग है, तो बिजली विभाग के अपने कुछ कायदे कानून नियम है। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजली अगर सभी जगह वितरित की गई तो इसका मतलब अपनी मर्जी से आप बिजली के तारों में कनेक्शन आप नहीं ले सकते हो। उसके लिए क्या है, विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से राज्य की अथॉरिटी में ही इसको कहा जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो पहले अनुच्छेद यानी 12वें अनुच्छेद में क्या है? परिभाषा है। ठीक, 12वें अनुच्छेद में क्या है? परिभाषा, राज्य के बारे में बताया गया। उसके बाद 13 अनुच्छेद में क्या किया गया? अल्पीकरण का मतलब होता है कि कुछ विशेष कंडीशन में आपके मूल अधिकार जो है वो अल्प हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अल्पीकरण का मतलब है कम होना। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो, यानी आपके मूल अधिकार जो आपको दिए गए हैं, तो उसका मतलब आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी जो मूल अधिकार दिए गए आप उनका पूरा उपयोग कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को उससे परेशानी हो, असंगत व्यवहार उसको लगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ऐसा होता है तो आपके मूल अधिकार को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, आप किसी को कुछ बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक, तो किसी से कुछ कह भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गाली दे दो जिससे उसको असंगत व्यवहार लगे, उसको अपमान लगे। समझ पा रहे हो? ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है। इसके अलावा देखो, संविधान के पहले प्री मतलब संविधान के पहले या बाद में कोनो ऐसा कानून नहीं आएगा जिससे क्या है, मूल अधिकार प्रभावित होता हो। संविधान के पहले यानी जब संविधान हमारा देश में बना था, ठीक है, और उसके पहले जो कानून थे और उसके बाद में जो कानून आएंगे, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित हों। ठीक है, 13वें में क्या है? अल्पीकरण, यानी जो कानून है उनको अल्प कर दिया जाएंगे। कौने कानून को अल्प कर दिया जाएगा? जो मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहा हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे जो पुराने समय में जो अंग्रेजों के कानून थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, अल्प कर दिया गया। लेकिन जो अंग्रेजों के समय के कानून, जैसे IPC जो है, धाराएं वगैरह चलती हैं, वो अभी भी अंग्रेजों के समय की चल रही हैं। तो उसको इसलिए, क्योंकि वो मूल अधिकारों को परेशान नहीं करता है, इसलिए पुराने वाले कानूनों को अभी भी जगह दी गई है हमारे संविधान में। समझ पा रहे कि नहीं? अब ऐसा मतलब ऐसा कोई भी राष्ट्रपति मतलब ये प्रधानमंत्री जी संसद के द्वारा कोनो ऐसा कानून नहीं बनाया सकता है जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो, यानी ऐसा। ठीक, तो बाद में या पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं आएगा जो हमारे देश के संविधान में उपस्थित मूल अधिकारों को प्रभावित करे। ठीक है,
तो 12वें में क्या है, परिभाषा दी गई है। 13वें में क्या है, अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण मतलब ऐसे कोनो भी कानून जो है वो अल्प हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जो मूल अधिकारी को प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ पे ये तो 2 बातें हो गई। अब यहाँ से मेन चालू होगा हमारा समता समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये हमें पढ़ने मेन। क्लियर। तो देखें 14 जो है, इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब होता है कानून, विधि का मतलब क्या होता है, विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। 14 में विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष में, यानी कानून के नज़र में सभी समान हैं, एक जैसे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, जैसे वर्तमान समय में मान लो अगर ऐसा है ये नियम विधि के समक्ष समानता, तो मतलब सभी व्यक्ति, सभी लोग जो है एक समान है, उनके साथ एक समान व्यवहार किया है। जैसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि ऐसा अगर देखा जाए कि जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा व्यक्ति है, जब रेलवे में जाता है, ठीक, तो उसका टिकट हाफ लगता है, या फिर वैसे मान लो टिकट ही नहीं लगता है, या कोई वाहन से आता है तो छोटे बच्चे का टिकट आधा लगता है, जबकि बड़े व्यक्ति का पूरा लग रहा है। तो मान लो अभी इसमें तो कोई कहा गया कि विधि की समक्ष समानता। तो ब्रिटेन में ऐसा है, ब्रिटेन में ऐसा कानून है, कानून के समक्ष समानता मतलब जो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, सबको एक समान कानून से देखा जाता है। मतलब चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, दोनों को एक जैसा ही कानून के तहत मतलब रखा जाएगा। ठीक है, मतलब छोटे बच्चे का भी टिकट वही लगेगा और बड़े व्यक्ति का भी टिकट वही लगेगा। या मतलब छोटा बच्चा जो अपराध करता है उसको भी सजा वही है, बड़े व्यक्ति को अगर अपराध करता है तो उसको भी सजा वही। लेकिन ऐसा क्या था, हमारे देश में ये वाला पूरा नियम ब्रिटेन का नहीं, पूरी तरीके से नहीं लागू किया गया। ये ब्रिटेन का ये वाला नियम केवल 20% लागू है। लेकिन हमारे देश में कौन सा नियम है, कानून के समान संरक्षण। मतलब अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब छोटा व्यक्ति बच्चा जो है, हमारे देश में क्या होता है, जो छोटा व्यक्ति बच्चा होता है, अगर वो मान लो कोई अपराध कर देता है तो उसको बराबर उतनी सजा नहीं मिलेगी जो कोई बड़ा व्यक्ति कर देगा। समझ पा रहे कि नहीं। या फिर ऐसे मान लो कोई छोटा व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसकी टिकट जो है आधी लगती है, बड़े व्यक्ति की तुलना में लगती है कि नहीं। तो हमारे देश में क्या है, कानून के समान संरक्षण मतलब ऐसे लोगों को जो कमज़ोर हैं, जो छोटे हैं, उनको जो है संरक्षण दिया गया है कुछ इस तरह। जैसे लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों को क्या होता है, मान लो अब लड़ाई के लिए जो मैदानों पर भेजा जाता है जंग के लिए, अब चाइना से लड़ाई के लिए बॉर्डर पर भेजा गया, तो वहाँ सैनिकों को भेजा जाएगा, पुरुष व्यक्ति को भेजा जाता है, वहाँ महिलाओं को कम भेजा जाता है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो वास्तव में अगर देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में कम स्ट्रांग होती हैं, तो वहाँ पे उनको संरक्षण प्रदान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष यहाँ पे कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता है तो लड़कियों को भी वहाँ बराबर भेजो, जैसे हम लोग जाते हैं तो लड़कियों को भी वहाँ पे बराबर भेजना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं। वहाँ पर लड़कियों को ये संरक्षण दिया गया है कि कानून के समान संरक्षण है, कि लड़कियाँ मतलब वहाँ पर नहीं जा सकती हैं, वहाँ जो है पुरुष व्यक्ति ही जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। और वैसे ही छोटा बच्चा है, अगर वो कोई अपराध कर देता तो उसको सज़ा कम मिलेगी, है ना। और जो कोई बड़ा व्यक्ति है वो अपराध करेगा तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी। टिकट में ऐसा सिस्टम है। ठीक, तो विधि के समक्ष समानता तो है, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन जो मतलब व्यक्ति जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, तो उनके लिए क्या है, कुछ संरक्षण रखा गया है, उनको सज़ा कम मिलेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी विधि के समक्ष समानता 2 प्रकार का, कानून के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया, इसका 20% जो है हमारे देश में चलता है। जबकि कानून के समान संरक्षण, ठीक, ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। किससे लिया गया है, इसका 80% फॉलो जो है हमारे भारत में किया जाता है। अब जैसे मान लो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो ये होना चाहिए कि सबको बराबर की सज़ा होनी चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा है, धोखे में किसी दूसरे व्यक्ति के लग गया, मान लो बच्चा जो होता है उतना ज़्यादा कहाँ जानकार होता है, अब मान लो धोखे से जा रहा, खेल में चाकू उसने मार दी किसी को, तो अब क्या है, विधि के समक्ष समानता। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर चाकू किसी ने मारा है तो उसको बराबर सज़ा होनी चाहिए। लेकिन बच्चा ने, वो कौन जानता था कि चाकू से क्या हो जाएगा, मतलब छोटा 4-5 साल का बच्चा, वो जानेगा क्या, नहीं जानेगा कि इस चाकू से क्या होता है। अब मान लो मार दिया उसको तो उसको छूट मिलेगी, लेकिन अगर कोनो बड़ा व्यक्ति करेगा तो उसको छूट नहीं मिलेगी, उसको बराबर सज़ा मिलेगी। ठीक, इसके अलावा जैसे हमारे देश में कोनो भी समान, कोई बड़ा व्यक्ति जो वयस्क है, जो 18 साल से बड़ा है, उसको अगर वो अपराध करता है तो समान रूप से उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन इसके 2 केस हैं, वैसा था राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, एक हो गया राज्यपाल। तो इन लोगों के ये अगर पद में अगर ये कोनो अपराध कर लेते हैं तो अपराध करते हैं तो अपनी सजा खुद माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो अपनी सजा अपनी सजा किसी व्यक्ति की सजा अनुच्छेद 71 के तहत माफ़ कर लेता है, जबकि राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद 162 के तहत अपनी सजा को माफ़ कर लेगा। मान लो कोनो कोई क्राइम कर दिया और उसके बाद खुद अपनी सजा माफ़ कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये संविधान बनाया जाया था तो भीमराव अम्बेडकर तथा अन्य जो संविधान निर्माता व्यक्ति थे उनके बीच बहस हो गई कि ऐसे तो मान लो ये व्यक्ति जब चाहे अपराध कर लेंगे और सजा को खुद माफ़ कर
लेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि कोनो बात नहीं, ऐसी बात है जब तक ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तब तक तो ये सज़ा को माफ़ कर लेंगे, जो दिन ये अपने पद से हटेंगे उस दिन तुरंत इनके जो अपराध किए हैं सज़ा इनको बोल दी जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं? यानी संविधान को कितना तहत बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे उपराष्ट्रपति क्यों ना, राज्यपाल, यानी जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक होता है, ठीक है। अगर ये भी अपराध करेगा तो इसको भी सज़ा मिलेगी, लेकिन जब ये पद से हटेगा उसके बाद, ठीक है। तो विधि की समझ समानता का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे देश में समानता है, परंतु कुछ लोगों को, जैसे बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, उनको कुछ हद तक छूट दे दी जाती है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? देखो, अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, ये याद रखना आपको, धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के विभेद पर रोक। ठीक, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति का धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग, लिंग का मतलब महिला या व्यक्ति है, ठीक है, वंश किस वंश का, या जन्म स्थान कहाँ पे वो जन्म लिया है, इसके विभेद पर, मतलब एक दूसरे पर विभेद नहीं करोगे, विभेद नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे अंग्रेजों के यहाँ क्या होता था पहले, गोरा और काला व्यक्ति है, ठीक है, तो गोरे व्यक्तियों का ज़्यादा सम्मान होता था, काले व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता था, ठीक है, उनको जो है एकदम हे दृष्टि से देखा जाता था। ठीक, ऐसे अपने देश में क्या जातियों पर उच्च जाति अच्छी होती हैं ये माना जाता था, और निम्न जाति जो है उनको कुछ संरक्षण नहीं प्रदान था। तो हमारे अनुच्छेद 15 में क्या किया गया, अगर कोनो व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग आदि पर विभेद करता है या जन्म स्थान पर विभेद करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस पर विभेद पर रोक लगाई गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर कहीं तो इसी बात है तो यहाँ पे देखो एक है आरक्षण शब्द, यहाँ से उठती है आरक्षण शब्द की बात। तो आरक्षण क्या है? मान लो कोनो जो व्यक्ति है जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया, जो व्यक्ति निम्न जाति के होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। हर क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है, कोई नौकरी की पोस्ट निकली है तो उसमें आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण का मतलब छूट दी जाती है। क्यों आती है? हमने बताया था कि समाज में कई तबके को लोग रहते हैं, ये उच्च वर्ग के लोग हैं, ये हो गए, ठीक, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, ठीक, वैश्य, और ये हो गए शूद्र, सबसे नीचे है। तो हमें क्या, समानता की बात अगर संविधान में की गई तो इसका मतलब ये सभी बराबर लेवल में आने चाहिए। ठीक, अब मान लो ये तो पहले से पिछड़े हुए हैं, अब पिछड़े हुए हैं तो इनको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के लिए क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया, अतिरिक्त छूट दी गई है, इनको आरक्षण दिया गया ताकि ये उठ करके ऊपर आ जाए। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं फोर्स किया गया, नहीं तुम इनको दबाया गया कि तुम नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं किया गया, तुम बढ़ो जितना बढ़ रहे हो। लेकिन इन लोगों को अलग से उठाने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण के क्षेत्र में अगर इसकी बात की जाती है तो कुछ लोग जो जिनको आरक्षण मिल रहा है वो कहते हैं बहुत बढ़िया, जिनको नहीं मिल रहा है वो उसका विरोध करते हैं। वास्तव में अगर ये ज़्यादा बेकार ही होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही मना कर दी होती, ठीक है। लेकिन ये क्या है, समाज में जो है जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनको उठाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे आप देख लीजिए अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के विभेद पर रोक, यानी हमें इसमें विभेद नहीं करना है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता इसको पूरा बोलते हैं। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, ठीक है। सरकारी नौकरी में सबको समान रूप से अधिकार है, सभी लोग समान रूप से फॉर्म भर सकते हो, परीक्षा दे सकते हो, किसी पे रोक नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी स्थान का हो, सभी लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16 पे। लेकिन यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे क्या है कि कई जाति तथा लिंग के आधार और जन्म के इस आधार पर आरक्षण मिलता है। तो कहीं तो यहाँ पे फिर समानता नहीं है, आरक्षण मिल रही है, मतलब कहीं तो यहाँ का समानता की बात हो रही है। यहाँ आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण मतलब जो व्यक्ति, देखो जो SC ST के व्यक्ति होते हैं उनमें का अगर कोई वैकेंसी निकली तो उसमें बता दिया कि SC ST की जो फीस है वो 0 रुपया है और जर्नल की फ़ीस 500 रुपया है, तो कहीं वहाँ कहाँ समानता हुई गई है? तो ये इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव का मतलब, इसका मतलब क्या है, इनको उठाने की बात की जा रही है, बराबर पर लाने की बात की जा रही है, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया है, निगेटिव वे में नहीं दिया गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो? लेकिन फार्म सभी भर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो उच्च कुल के व्यक्ति हैं इन लोगों को रोक दिया गया कि ना तुम फार्म भी नहीं भर सकते हो, ठीक है। उनको रोका नहीं गया, वो बराबर उठे, लेकिन बस इनको थोड़ा सा पुशअप कर दिया गया ताकि ये बराबर लेवल पर आ सके। समझ पाए? ठीक। तो अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता यानी लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता। तो फिर से देख लेते हैं तो कौन कौन सा है। पहला अनुच्छेद 12 में परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 13 में किसकी बात की गई है? अल्पीकरण की बात की गई है, ठीक है। अल्पीकरण या असंगत, अल्पीकरण आप याद रखो। अनुच्छेद 12 में परिभाषा, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण।
अनुच्छेद 14 में चलेंगे तो विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में आ जाएंगे तो धर्म, लिंग, जात, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर समानता। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में आ जाएंगे तो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 में आएंगे तो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। पुराने ज़माने में क्या था, तो जो नीचे कुल के लोग होते थे, ठीक है, नीचे वर्ग के लोग, शूद्र वर्ग होते थे, उनको कहा छुआछूत, मतलब छुआ नहीं जाता था कि अगर उनको छू लोगे तो क्या अछूत हो जाओगे। समझ पा रहे कि नहीं। तो अस्पृश्यता का अंत यानी ये कहा गया है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धर्म या जाति के आधार पर ये छुआछूत उत्पन्न करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। आप उसके खिलाफ क्या केस कर सकते हो, ठीक, पुलिस में शिकायत कर सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो छुआछूत का अंत है। इसको ऐसे समझ सकते हो, कोरोना काल में मान लो कोरोना हो तो छुआछूत ऐसे क्लियर काल समझ लो, कोरोना हो तो सभी लोग दूर भागेंगे। लेकिन अगर कह दो तो इसमें भी अस्पृश्यता का अंत, यहाँ पे भी केस कर सकता है वो व्यक्ति जिसको कोरोना है, तो यहाँ नहीं कर सकता है। यहाँ क्यों? क्योंकि ये बीमारी है। अब बीमारी अगर होगी तो सबको फैला देगा। लेकिन अगर धर्म और जाति के आधार पर किसी ने ये अस्पृश्यता का सिस्टम किया, छुआछूत वाला, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप जा करके रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये भी एक तरीके से 17वें में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत बार पूछा गया है। अब ये वर्तमान समय में तो मान लो शहरों में कम हो गया, लेकिन गाँव में अभी भी है। गाँव में क्या है, मान लो जो नीचे कुल का व्यक्ति होगा, चल नीचे बैठ, उसको नीचे बिठाएंगे, अपना ऊपर बैठेंगे। लेकिन शहरों में अब क्या, लोग पढ़े लिखे हो गए, वो नहीं करते हैं। ठीक, गाँव में अभी भी है। तो अस्पृश्यता का अंत ये अपराध बनाया गया था कब, 1955 में। 1955 में इसको अपराध बना दिया गया था, कानून बना दिया गया था। इसके अलावा 1989 में इसको और अच्छे तरीके से पारित कर दिया गया था। SC ST एक्ट जो है इसी के तहत आता है। क्लियर। तो 17वें में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18वें में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, पहले के पुराने के ज़माने में नहीं उपाधि दे देते थे। ठीक है, राजा महाराजा अपने आप को सर हैं, सुल्तान, ठीक, रजिया बेगम, दुनिया भर की जो है, तो अपने आप को मतलब उपाधि का मतलब अपने आप को उच्च श्रेष्ठ बनाने के लिए कोनो नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते हो। जैसे नाम के साथ महाराज, ठीक, सर, नायडूड, ठीक, राय, ये सब अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। क्लियर। लेकिन कह दो अगर इसी बात है तो फिर जो मान लो अभी से मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर ये साहब, डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये सब लगा सकते हो क्या। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियाँ दी गई हैं उनको लगा सकते हैं। वो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में उसने खुद गेन की है, उसने प्राप्त की है, पढ़ाई करके उसने प्राप्त किया। मान लो कोई डॉक्टर बना तो 5 साल 6 साल उसने मेहनत की, तब डॉक्टर की उपाधि उसने प्राप्त की, तो वो लगा सकता है। वो शिक्षा और रैंक को प्रदर्शित करता है। लेकिन राजा महाराजा ऐसी चीज़ें ये आप नहीं लगा सकते हो, है ना। आप कहाँ के राजा, वो कुछ नहीं है, वो सब हटा दिया गया। आप उपाधियों को नहीं लगा सकते क्योंकि ये उपाधियाँ जो है समानता को प्रदर्शित नहीं करती। मान लो कोनो कहते हैं महाराजा साहब आ गए, चलो, तो इसका मतलब क्या है, अगर महाराजा आ गए तो उनके आगे हाथ जोड़ो, हैं, हम लोग सब नीचे हो गए, वो ऊपर हो गए। ठीक, तो ये समानता की बात कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे नेशनल अवार्ड का मतलब जानते हो, पद्म भूषण, इनको सुना है, भारत रत्न, तो ये मिलेंगे अगर किसी को तो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, वो इनको भी नहीं लगा सकता। ये नेशनल अवार्ड मिलेंगे, ये नहीं कहेंगे भारत रत्न उनका नाम जो किसी व्यक्ति को मिला, ये नहीं कहेंगे, ये भी नहीं लगा सकते। ठीक, केवल क्या लगा सकते हैं, एजुकेशन और रैंक वाला लगा सकते हैं। मान लो अगर कोनो सेना में है, ब्रिगेडियर है, तो ब्रिगेडियर कोई नाम है उसका तो लगा सकता है अपने नाम के आगे। पुलिस में है, अगर सब इंस्पेक्टर है तो वो अपने नाम के आगे लगा सकता है, वो शिक्षा के तहत है। ठीक है, समझ पाए। लेकिन वैसे जो उपाधियाँ दी गई हैं जो मतलब खोखड़ वाली हैं, जो कि समानता को प्रदर्शित नहीं करती हैं, उनका अंत कर दिया गया। समझ पाए। क्लियर। तो बस अब देख लेते हैं एक बार फिर से, इसको रिकॉल कर लोगे, याद हो जाएगा। 12 में क्या है, परिभाषा। 13 में क्या है, अल्पीकरण। देखो एक बार हमने पढ़ा दिया, फिर इसे दिमाग में सोचना है, मनन करना है। 13 में अल्पीकरण, 14 में विधि के समक्ष समानता। ठीक, 13 के बाद कौन सा हो गया, 12, 13, 14, 15। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर विभेद पर रोक। 15 के बाद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 के बाद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक, तो 1-2 बार इसको ऐसे रिकॉल करोगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर, इसको नोट करो।